सुनाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। जिस तरह के हालात हैं, रियासत को ललकारा जा रहा है, रियासत के मुकाबले में है तहरीक इंसाफ और केपीके के वजीर आला अली अमीन गंदापुर। और जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए, तारीख में हमने कभी न सोचा था, न कभी हमारे जहन में यह चीज आ सकती है कि इस तरह हमले किए जाएंगे। एक दफा फिर जलसा करने दिया गया, वही जुबान इस्तेमाल की गई, वही चीजें कही गई जो पहले उनका रवैया था। तालिबान से बात करेंगे, यह तो रियासत की जिम्मेदारी होती है। फॉरेन पॉलिसी फेडरल सब्जेक्ट है। वफाक बात कर सकता है, कोई इंडिविजुअल बात नहीं कर सकता। धमकी, एनआरओ, कभी रिलीफ, कभी एहतजाज, कभी पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए खुतूत लिखे जाते हैं कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, पाकिस्तान को कमजोर किया जाए, और यही इनका बयानिया है, नैरेटिव है। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, मारूफ कानूनदान है, नून लीग से नजरियाती तौर ताल्लुक है, मोहतरम जनाब बैरिस्टर राजा अंसारी साहब मेरे साथ हैं। बैरिस्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, मतलब तो किसी हुकूमत के साथ टकराव नहीं है, तो रियासत को टकराओ, रियासत को चैलेंज करना है। रियासत तो बड़ी मजबूत होती है, क्या कहेंगे? मीर साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और रियासत सबकी होती है। आप कभी भी रियासत को पार्टी नहीं बना सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी हम जो हैं वो रियासत से बात करेंगे या हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, या रियासत इस वक्त किसी को ज़्यादा फेवर दे रही है, या रियासत हमें इंतकाम का निशाना बना रही है। ये आप जब भी आप पाकिस्तान की पूरी तारीख उठा के देखें या किसी भी मुल्क की तारीख उठा के देखें, ये बातें वो लोग करते हैं जो दहशतगर्द होते हैं, जो रियासत के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस होते हैं। सर, ब्रेक है कमर्शियल, मैं बस ब्रेक के बाद ही आता हूं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ा। वेलकम राजिन, ज्वाइन किया है, लेट हो गई थी। उज़मा कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। उज़मा साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बैरिस्टर साहब, आप अपनी ये बात को खत्म करें कि जिस तरह रियासत को चैलेंज किया जा रहा है, क्या कहें? जी, मैं मीर साहब आपको यही अर्ज कर रहा था कि ये रियासत को चैलेंज हमेशा से दहशतगर्द करते आए हैं। कभी भी मुहब्बी वतन जमातें या जमहूरी जमातें या वो जमातें जिनकी पाकिस्तान के अंदर जो सियासत करती हैं और अवाम के अंदर उनके रूट्स हैं, वो कभी रियासत को चैलेंज नहीं करते। वो अवाम के पास जाते हैं, अपने वोट की ताकत से इक़्तिदार में आते हैं और अपनी पॉलिसीज़ की रोशनी में, अपने मंशूर की रोशनी में, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर फिर दोबारा अवाम के पास जाते हैं। ये हमारे साथ जो अलमिया हुआ, जो पाकिस्तान के साथ तजर्बा किया गया। और फिर मीर साहब, एक और चीज़ जो पाकिस्तान के लोग ज़रूर नोट कर रहे होंगे कि इन लोगों ने इक़्तिदार में जब आए, किसी तरीके से भी आए, उसमें फॉरेन फंडिंग का भी हाथ था, दुनिया भर से पैसे इकट्ठे करके एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई गई और बड़े तरीके से फिर जो धांधलियाँ हुई और जिस तरह कंधों पे बैठ के आए उस ज़माने के जो एक्टर्स थे, उनके कहने पर इक़्तिदार में आने के बाद इन्होंने क्या किया? ये वो लोग थे जो कहते थे हम IMF के पास अगर गए तो हम खुदकशी कर लेंगे। खुदकशी तो क्या करते, उन्होंने इस तरह की पॉलिसीज दी और इस तरह की कड़ी शराइत पर IMF के साथ मुआहदे किए कि आने वाली हुकूमतें मजबूर हो गईं, क्योंकि रियासत जो है वो हुकूमत रियासत के पीछे रहकर मुआहदे करती है और पाकिस्तान फिर उसका ये मजबूरी होती है कि अब हमें उन मुआहदों पर आगे चल के अमल दरामद करना होता है। शेख रशीद साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम तो जाएंगे, लेकिन इनके हम रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहे हैं। वो बारूदी सुरंगें बुनियादी तौर पर कोई हमारे रास्ते में उन्होंने नहीं बिछाई, वो पाकिस्तान के अवाम के रास्ते में बिछाई गई, कि जिसके बाद आपने देखा कि महंगाई की एक ऐसी लहर उठी जो आज तक ख़त्म होने का नाम नहीं दे रही। आप बिजली की कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हैं, आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हैं। उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत और उसकी जो मुआशी टीम है, उन्होंने इतना बेहतर काम किया है कि जो इंडिकेटर्स या जिस तरह के इन लोगों ने मुआहदे किए, जितनी महंगाई होनी चाहिए थी उससे बहुत कम महंगाई है। लेकिन बहरहाल महंगाई है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है। उसके असल जिम्मेदार कौन है? उसके असल जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने इस तरह के अपने ज़ाती मफादात हासिल करने के लिए
इस तरह के मुआहदे किए। बिलियंस ऑफ डॉलर जो पाकिस्तान के कौमी खजाने में जमा करने थे वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दे दिए किसी एक फर्द वाहिद के अकाउंट में डालने के लिए। और बहुत सी चीजें जिस तरह से पाकिस्तान के खजानों को लूटा गया, आप अंदाजा लगाएं, जो शख्स तोहफे में मिली हुई घड़ी को ना छोड़े उसने क्या नहीं किया होगा। वो तमाम लोग आज बरियो जमा अपने आप को करार दे के बैठे हुए हैं और वो समझते हैं कि हमें कोई कुछ ना बोले और हम जो हैं वो सबसे अच्छे और सबसे बेहतर और हीरो हैं, और जो मौजूदा हुकूमत है ये सब कुछ वो कर रही है। मौजूदा हुकूमत एक, मैं समझता हूँ, एक टके की भी जिम्मेदार नहीं है महंगाई में इजाफा करने की। ये सारी जिम्मेदारी उस शख्स पे है जो जेल के अंदर बैठा हुआ है, अपने जो उसने गुनाह किए हैं उसकी सजा काट रहा है और आने वाले दिनों में और सजा काटेगा। सर मैं इस पे आता हूं, गुनाह की सजा कब काट रहा है? गुनाह की सजा तो नहीं काट रहा है। रियासत पे जो हमला किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी के ख्वाब में भी नहीं था बैरिस्टर साहब कि जनरल हेडक्वार्टर के ऊपर हमला होगा। यानी कि आप बलूचिस्तान के लोगों, सिंध के लोगों, आपको पता है ये तो सोच भी नहीं सकते, पंजाब के लोग सोच भी नहीं सकते, उनके जहन में नहीं आ सकता, ख्वाब में नहीं आ सकता आप जनरल हेडक्वार्टर के ऊपर जाएं, क्या कहेंगे? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अभी तो मैंने इसलिए कहा कि अभी और जो उन्होंने गुनाह किए उसकी सजा भी वो काटेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को, पाकिस्तान के अवाम को महंगाई के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ मुजाहरे करने चाहिए कि जी तुम लोग वो जिम्मेदार हो जो आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं, और उनको इनका घेराव करना चाहिए, जेल के बाहर एहतजाज करना चाहिए, खान के खिलाफ एहतजाज होना चाहिए कि ये वो शख्स है जो कहता था मैं IMF के पास जाऊंगा तो खुदकशी करूंगा, और इसने IMF के पास जाके कड़ी शराइत पर मुआहदे करके आज पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाया है। तो लिहाजा ये बात ज़रूर जहन में रखें। अच्छा, दूसरी तरफ हमारी क्या मजबूरी है? हम जो पाकिस्तान की मुहब्बी वतन सियासी जमातें, हमें मालूम है कि अगर वो हमें सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या पाकिस्तान के लोगों को हिप्नोटाइज करके बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हमारे पास वो कार्ड्स नहीं है जो हम खेल सकते हैं? हम भी सियासी दिमाग रखते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि अगर हमने वो सियासत की, आज अगर मियां नवाज शरीफ ने जाग पंजाबी जाग का नारा लगा दिया, आज अगर मरियम नवाज उठ गई और उस तरह की उसने सियासत करना शुरू की, उसकी कीमत कल को पाकिस्तान के अवाम अदा करेंगे। लिहाजा हम वो नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। किसी के ख्वाब ख्याल में ये ना रहे कि हम वो सियासत जानते नहीं हैं, हमें भी वो पता है, हम भी समझते हैं कि वो अगर हम सियासत करें तो हम इसकी जो आजकल ये जो छोटी मोटी सियासत करके जेल में बैठ के अपने आप को हीरो समझ रहा है, 2 मिनट के अंदर हम इसकी सियासत को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए। पाकिस्तान की मुआशी हालत इस वक्त वो नहीं है कि हम इस तरह की जो है वो सियासत करें, नेगेटिव पॉलिटिक्स करें अपने सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत सीधी करने के लिए। अगर ऐसा करना होता तो हम इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों देते कि हमने अपनी पूरी सियासत तबाह कर दी है, पाकिस्तान की रियासत को बचाया। इक़्तिदार, ठीक है। उस्मान साहब, आपको पता है रियासत के ऊपर हमला, अभी भी वही रविश है, वही बयानात हैं, वही तकारीर हैं, वही जहनियत है, वही सोच है, क्या कहेंगे? बिल्कुल इम्तियाज भाई, अभी देखा हमने जलसे में जो अल्फाज उन्होंने कहे हैं, हमारी सहाफ़ी बहनों के लिए भी उन्होंने कोट की, ये चीज़ बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मुझे यही लगा कि इनका जो वतीरा ज़माना था वो दोबारा ये रिवर्स हो रहा है। और ये सियासी गुंडागर्दी, मैं कहूँगी ये सियासी गुंडागर्दी है जो अब बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि मुल्क देखना किस कगर पे पहुंच गया। अभी भी ये गुंडागर्दी इनकी ख़त्म नहीं हो रही, बात ही किसी से करना चाहते ही नहीं है। और अगर इनसे कही जाए कि आप बात करें, एक फ्लोर पे जमा हों, सियासत को समझें, मुल्क को समझें, अपनी रियासत बचाएं, आप अगर एक सियासी पार्टी हैं तो ये समझते हैं कि हमें एक सियासी पार्टी कह दिया बड़ी तो हम बस अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। तो बेलगाम घोड़े ये बने हुए हैं, इनको चाहिए कि अब लगाम जो है ना वो पहन लें, क्योंकि अब अदलिया जो है ना वो लगाम डालने पे आ जाएगी। क्योंकि कोई भी सहाफ़त के ऊपर इस तरह से गलत उंगलियां उठाए या गलत जुमले कसे, वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। चाहे वो मेरा मुल्क हो, चाहे वो हमारे सहाफ़ी बहन भाई हों, चाहे मेरे पाकिस्तानी बहन भाई हों, मैं सबके लिए मजम्मत करूँगी और कहूँगी ये मुल्क है तो हम हैं, और ये सहाफ़त है तो ये चैनल्स चल रहे हैं और आप चल रहे हैं। देखिए बैरिस्टर साहब, आपको पता है कि मीसा के जमहूरियत हुआ, आपको पता है COD हुआ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ के बीच में, उसके बाद मुफाहमत की सियासत का रिकन्सिलिएशन, आपको पता है आसिफ अली जरदारी साहब आप आगे बढ़े, नून लीग आगे बढ़ी कि हम साजिशें नहीं करेंगे, एक दूसरे की हुकूमत नहीं गिराएंगे, और एक अच्छा अमल है। अब मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मीसा के पार्लियामेंट की बात करें, वक्त की ज़रूरत है, अहम ज़रूरत है इस वक्त रियासत को, मुल्क को, अवाम को, क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल हम समझते हैं कि ये अच्छी और खुशाइन बात है कि मीसा के पार्लियामेंट होना चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर जितने भी लोग हैं खा वो किसी भी तरीके से आए लेकिन बहरहाल वोट लेके आए हैं तो उनके दरमियान एक बेहतर एटमॉस्फेयर हो और वो पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करें। मुझे ज्वाइन किया है, मैं आपकी तरफ ही आता हूं, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए रही चुकी हैं, मरकजी क़यादत है, मोमिन सिंध की प्रेसिडेंट नुसरत वाहिद साहबा मेरे साथ हैं, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब आप बात खत्म करें तो फिर मैं नुसरत साहब। लेकिन क्योंकि मीसा के पार्लियामेंट मैंने कहा बहुत अच्छी चीज़ है और उसको होना चाहिए और सब मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करें, लेकिन आप वहाँ क्या करेंगे जब पार्लियामान में मौजूद आज़ाद अरकान जो कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़के आए वो एक ख़ास जमात के एक ऐसे जो बानी रहनुमा है उसके कहने पर और उसके इशारों पर और वो पाकिस्तान के भलाई के अंदर कोई भी काम करने के लिए तैयार ना हो। इस हद तक मैं उस दिन पार्लियामेंट में मौजूद था तो जब ये वाक़या हुआ ईरान वाला और उन्होंने कहा कि जी इस पर हम मजम्मत दिलाते हैं, उस वक्त भी खड़े हो गए अपने ज़ाती एजेंडा को लेकर। तो जब इंटरनेशनली भी हम मुसलमान ममालिक के साथ या मुस्लिम रहनुमा हमास के रहनुमा के जो है वो गायबाना नमाज जनाजा के हवाले से और उनको खराज तहसीन पेश करने के हवाले से बात कर रहे थे, उस वक्त भी सारे पार्लियामेंटेरियन इनके खड़े हो गए और वो कहते हैं जी मुखालिफ नारे लगाने लगे और वो स्पीकर साहब ने कहा कि भाई हम तो एक बेहतर काम कर रहे हैं और इस सारे सवाब के लिए हम दुआ कर रहे हैं, आप उसके अंदर भी अपना पर्सनल एजेंडा लेके आ गए। ऐसे जहनों के साथ आप क्या करेंगे जो पाकिस्तान की रियासत को सिरे से तस्लीम ही नहीं करते हैं, जिनकी तकारीर उठा के देख लें वो आपके रियासत को मानने के लिए तैयार नहीं है और आप उनके जितने भी आज तक एक्शंस हैं वो देख लें। कभी किसी ने सोचा होगा कि कोई ऐसी जमात होगी पाकिस्तान की जिसके रहनुमा IMF को ख़त लिखेंगे और उन्हें कहेंगे कि जी पाकिस्तान के हुकूमत के साथ कोई मुआहदा ना करें? कभी आपने देखा ये? कभी आपने ये सोचा कि अफगानिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ इनके लोग जो हैं वो बैठ के और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करें और तस्वीरें मंजर आम पर आएँ? कभी आपने ये सोचा है? ये वो लोग हैं बुनियादी तौर पर जो कभी भी मीसा के पार्लियामेंट का जो एजेंडा है उस पर कभी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। क्यों नहीं खड़े होंगे? क्योंकि जो फॉरेन से फंडिंग आ रही है वो फंडिंग आ ही इसलिए रही थी कि आप पाकिस्तान की रियासत को खाकम बदहन तबाह और बर्बाद करेंगे, लेकिन जब आप पाकिस्तान की रियासत के लिए मिलजुल के बैठेंगे तो वो जो आपके फॉरेन फंडर्स हैं वो आपको बैठने नहीं देंगे। तो लिहाजा रियासत को चाहिए कि वो तमाम सबूत इकट्ठे करके कि जिस तरह फॉरेन फंडिंग इनको मिली और सबूत उसके बिल्कुल सामने पड़े हुए हैं, वो सारी चीज़ें लेके ना सिर्फ इनको बैन किया जाए, इनको कड़ी से कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए, बल्कि इनको एलिमिनेट करना चाहिए पूरे प्रोसेस से। नहीं तो मैं आपको ये बात मीर साहब बड़े वसूख से कहता हूँ कि अगर हमने ऐसा बर वक्त नहीं किया तो ये आगे चल के पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दर्द सर बन जाएगा जिसको फिर हल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नुसरत वाहिद साहबा आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। रियासत के साथ टकराव में है तहरीक इंसाफ। बैरिस्टर राजा अंसारी साहब नूली के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि इनको बैन किया जाए, ये रियासत के टकराव में है, रियासत को धमकियां दे रहे हैं। क्या कहेंगी नुसरत वाहिद साहबा? जी नुसरत वाहिद जी, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। राजा साहब मोस्ट प्रॉब्लम मैं इनके साथ बैठी हुई हूँ 2-3 प्रोग्रामों में, जिस किस्म की बातें कर रहे हैं कि इनके ख्याल में हमारी पार्टी जो 180 सीटें जीत कर असेंबली में जिसको आना था, जिसके खिलाफ बेइंतहा बेईमानियां हुई, चोरियां हुई, डाके पड़े और उसके बाद ये हुकूमत में आ जाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। इनकी एक सीट भी कोई छीने तो हम देखें इनके साथ होता क्या है। 180 सीटें जीतनी है PTI ने, तकरीबदार जमात नहीं है, इसमें सिर्फ अवेयरनेस की है। रियासत क्या होती है? रियासत माँ जैसी होती है, वो लोगों को प्रोटेक्ट कर रही होती है। यहाँ पे क्या हुआ है, हमारी खवातीन को सड़कों पर खींचा गया है, हमारी खवातीन के सर से दुपट्टे उतारे गए हैं। रात के 2 बजे एक 75 साल की औरत के गला फाड़ के उसकी बहू के साथ उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। सर्दियों की शदीद रात में पूरी रात घर से बाहर रहते हैं, घर लॉक कर दिया जाता है तोड़फोड़ के बाद। ये रियासत है? किसकी बात कर रहे हैं? हम तकलीफदार हैं। हमारी 26-28 साल की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाखों का जलसा आया और जिस तरह आया उसी तरह वापस चला गया। तकलीफदारी की कौन सी बात है? 9 मई जो जिन लोगों ने बनाया है वो एक्चुअली 911 है। जिस तरह 911 करके पूरी दुनिया में मुसलमानों को कहां से कहां पहुंचा दिया, जो इंतहाई पीसफुली जिंदगी गुजार रहे थे उन सबका सत्यानाश हो गया। कौन सा मुल्क बचा जो
9/6 को करके सीबीआई के साथ करने की कोशिश की, लेकिन इनका ख्याल ये था कि जब इनका निशान ले लेंगे, इनके लीडर को लॉक कर देंगे, उसको 3 दिन के अंदर 30 साल की कैद की सजा दे देंगे और वो उससे उनका निशान लेकर बैगन छुरी काटे और आलू और पता नहीं क्या क्या उनको निशान दे देंगे, क्योंकि हमने जानबूझ के अपनी आवाम को अनपढ़ रखा हुआ है, तो ना तो वो वोट डालेगी ना होगी कि वोट डाल सके। लेकिन जब 5 महीने के बाद पता चलता है कि वो तो सारे के सारे आजाद उम्मीदवार हमारे जीते हैं, क्योंकि आजाद इसलिए हुए थे कि ना तो किसी को फॉर्म जमा करवाने दिया जा रहा था, ना ही किसी को कुछ और करने दिया जाता था। उनके सेकेंडर और प्रपोजल जो थे उनको पकड़ पकड़ के जेलों के अंदर डाला जा रहा था, मारा जा रहा था, इवन उम्मीदवारों को पकड़ के जेलों में डाल के। नुसरत भाई साहब मेरी आवाज आ रही है? ब्रेक का टाइम हो गया, फिर भी आपकी तरफ ही आऊंगा, आप टेलीफोन लाइन पर हैं नाज़रीन। ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, नुसरत भाई साहबा सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान एमएनए रह चुके हैं, मरकजी क़यादत है। नुसरत भाई साहबा, आप अपनी बात को खत्म करें। खत्म कैसे करें, मुझे बताएं क्या इन लोगों ने हमारे साथ किया है और क्या करना चाहते हैं। क्या आप जलसे का सत्यानाश करके रख देते हैं, 29 रास्ते बंद करके एक रास्ता खोल देते हैं, इतने कंटेनर खड़े करते हैं कि अगले दिन 10 करोड़ रुपए की जो पेमेंट है वो करनी पड़ती है कंटेनर के मालिकान को। फिर जिस तरह का वो जलसा होता है कि लोग घर से निकले हैं, पहुंचे तो पहुंचे कैसे कि वजीर आला तक जो है वो अपनी गाड़ी छोड़ के पैदल चल के जलसा पहुंचता है। मुझे बताएं कोई आम आदमी भी हो तो उसे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? फिर जब वो तकरीर करते हैं तो उसके ऊपर जो बननी शुरू हो जाती हैं बातें, ओ माय गॉड पता नहीं क्या क्या कुछ कर लिया साथी ने, फिर उसको पकड़ के बंद कर देते हैं, 6 घंटे के लिए गायब कर देते हैं, उनको बुलाते हैं जी इन्विटेशन के लिए बुला रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या हशर होता है। फिर आप देखें कि अभी क्या हो रहा है, कल परसों से आपने देखा कभी कभी किसी ने पार्लियामेंट का इस तरह का, दुनिया के किसी कोने में इस तरह का हुआ होगा कि कौन आके उनको पकड़ रहा था? भाई वो पार्लियामेंटेरियन थे, वो कोई नॉर्मल पार्लियामेंट लॉजेस में हुआ नहीं थे, पार्लियामेंट लॉजेस नहीं थे, पार्लियामेंट के अंदर हो रहा था ये। पार्लियामेंट लॉजेस तो अलग चीज है, पार्लियामेंट के अंदर हो रहा था, गेट के अंदर। वो पार्लियामेंट से बाहर निकल रहे थे और उनको गेट के अंदर ही पुलिस वाले मौजूद थे और उनको पकड़ पकड़ के लेके जा रहे थे, एक एक को लेके गए और कोई ये नहीं कि रेजिस्ट कर रहा हो, उसके बावजूद उसको धक्के दिए जा रहे हैं, उसको पता नहीं क्या किया जा रहा है। 3 उसमें से इसलिए वहां पे रह गए थे कि उनका ख्याल था कोई एक भी खड़ा हो कि इसके खिलाफ जो ये ला रहे हैं अपनी तरफ से, जिनको एक्सटेंशन देके, पहले भी देखे ये सपने के एक्सटेंशन का हशर क्या होता है, इनको देंगे तो इससे भी और पता नहीं क्या क्या चीजें निकलेंगी इस मुल्क में। तो उस एक्सटेंशन के लिए वो 3 रुक गए कि किसी ना किसी तरह हम लोग यहाँ पे कयाम करें, यहीं पे रहेंगे, सुबह यहीं से असेंबली अटेंड करेंगे ताकि हम लोग मौजूद हों ना करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि सारी लाइटें ऑफ करके वो बेचारे जिनको पकड़ लिया है, जिनको सस्पेंड कर दिया है, उनका क्या कसूर है भाई? ऑर्डर ऊपर से आएगा कि तुमने दरवाजे खोलने, तुमने इन बंदों को अंदर आने देना है। उन्होंने सारी लाइटें ऑफ करके सर्च लाइट में तलाश कर रहे हैं, उसमें शायद 1 बज गया, एक को तहज्जुद पढ़ते हुए उठा के ले गए। तो ये इनके ख्याल में इस तरह मुल्क चलता है? इस तरह मुल्क को हम चला सकेंगे? आज जैसे अदालत ने उन सारों को बरी कर दिया है, उनको नहीं दी वो कस्टडी और वटेवर जो भी वो मांग रहे थे वो लोग, दूसरे लोग। तो हमें अगर मुल्क से जरा से भी सिंसियर हो तो चीजों को लेके स्मूथली चलना पड़ेगा। सही भाई सही। वो सबसे बड़ी पार्टी के मेंबर्स हैं और असेंबली को एहतराम देना पड़ेगा। वो पूरी सबसे ज्यादा सुप्रीम जो कोई इदारा है वो पार्लियामेंट है, हम उसके ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वहां से लोगों को ऐसे पकड़ के लेके जा रहे हैं जैसे वो डाकू ही चोर है, खुदा ना खास्ता। ये इन चीजों को ठीक करना पड़ेगा वरना चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, टेलीफोन लाइन पर है नुसरत भाई साहब, क्या कहेंगी आप इसके ऊपर जो कह रही हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, आप क्या कहेंगे? इम्तियाज भाई, पार्लियामेंट के अंदर से जो गिरफ्तारियां हुई, देखिए उस पर तो बिलावल साहब ने भी मजम्मत की और हम ये कहेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट का एक तकद्दुस होता है, वो पामाल नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, मगर पार्लियामेंट के अंदर ये चीज़ गैर मुनासिब है। इस पर हम लोग जो है पहले भी मजम्मत कर चुके हैं। मगर देखें इस तरह से किसी की वजह से किसी को निशाना बनाना और पूरी रियासत और सियासत में फिसाद फैलाना, ये तर्ज तरीका सियासत नहीं है, इसको भी गौर करना चाहिए। जिनको ये समझते हैं कि इनके साथ ये किया जा रहा है तो डायरेक्टली उनको टारगेट क्यों नहीं किया जाता? ये सिंध हुकूमत के ऊपर कभी आ जाते हैं, कभी
हुकूमत पाकिस्तान पे आ जाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ऑर्डर नहीं दे रही कि गिरफ्तारियां करें, हुकूमत सिंध गिरफ्तारियों का ऑर्डर नहीं दे रही। ये कौन दे रहा है? जो दे रहा है आप ढके छुपे लफ्जों में आप दुनिया को टारगेट कर लेते हैं, तो आप मेन पॉइंट ढूंढें, उनको टारगेट करें ताकि फिसाद की सियासत जो है वो जन्म ना ले, सही। खत्म हो, मुल्क बचे। क्या मतलब आप क्या कहेंगे? एक तो पार्लियामेंट के अंदर इतनी देर तक, और पार्लियामेंट आपको पता है सिर्फ सेशन के लिए होती है, जो मैं अपनी जिंदगी में मैंने देखा है। एक दूसरी बात वो करें कि हमारे साथ ज्यादती, जलसे नहीं करने, गिरफ्तारियां, क्या कहेंगे आप? मुनाफिकों को हर जगह से पकड़ के गिरफ्तार भी करना चाहिए। और फतेह मक्का के मौके पर जब जहाँ सबको माफ़ी थी, वहाँ चंद मुनाफिकीन ऐसे थे जिन्होंने गिलाफ काबा में जाके पनाह ली थी, और लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आया इनको गिलाफ काबा से निकाल के भी कत्ल करो। ये अपने आप को इतना पाक पवित्र ना समझें। मैं था वो जो अमेरिका में जाके दाढ़ी का इशारा करके कहता था मुझे पाकिस्तान पहुँचने दो, मैं तुम्हारी टेलीविजन और ऐसी निकालूंगा। मैं था। अभी इनको माओ बहनों के दुपट्टे याद आ रहे हैं। मरीम नवाज किसी की माँ बहन नहीं थी जिसको अपने वालिद के सामने से गिरफ्तार किया गया ताकि उसके वालिद को तकलीफ पहुंचे। फरियाल टालपुर किसी की माँ बहन बेटी नहीं थी जिसको आप ईद के चांद रात को आप गिरफ्तार कर रहे थे। और बदतर वन में वो इतनी मौजिज खातून गलत किया था। आपकी जिन खवातीन को आप बड़ा अफसोस हो रहा है, वो तो बराना गालियां दे रही हैं सोशल मीडिया पर। मरीम नवाज और फरियाल साहिबा ने तो किसी को इस तरह की आज तक जबान इस्तेमाल नहीं की। आप लोगों के चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करें। आज आपको पार्लियामेंट का बड़ा दुख हो रहा है। पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर घुस के कमरों से, उनकी आराम गाहों से, उनके रिहायश गाहों से एमएनएस को आप लोगों ने किस तरह गिरफ्तार किया वो सब भूल गए। अवारी आपने यहाँ पे होटल अवारी में मरीम नवाज साहिबा के कमरे को आपने दरवाजा तोड़ा। कैप्टन साहब को क्या वो बाहर नहीं निकलते? कराची आए हुए थे, मेहमान थे भाई, उनको वापस जाना था, उनकी फ्लाइट थी। आप रास्ते से गिरफ्तार कर सकते थे, आपको बड़ा शौक था उनको गिरफ्तार करने का, लेकिन आपने क्या किया? तो जब आपकी हुकूमत थी आपने बर्बरियत की मिसालें कायम कर दी। आज रियासत आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो ये ज्यादती नहीं है आपके लिए। आप लोगों ने काम ऐसे किए हैं, वर्दियां जलाओ, शोहदा की यादगारों को आतिशज़दगी करो उनके साथ। आप पाकिस्तान के जो असास है पाकिस्तान की उसको हिला के रख दो। आप पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक के साथ बैठ के गुफ्तशुनीद करो। यहाँ डायरेक्टली दहशतगर्द पकड़े जाएं और उनके टेलीफोन जब देखे जाएं तो आप लोगों के साथ उनके रवाबित हों, और फिर आप कहें कि जी हमारे साथ तो बड़ा बुरा हो रहा है। तो जनाब आपके साथ बुरा नहीं हो रहा, आपके साथ ठीक हो रहा है। लिहाजा आप आज अगर ये जमहूरियत के पीछे, पार्लियामान के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं तो आप नहीं छुप सकते, क्योंकि आप वो लोग ही नहीं हैं। आप जमहूरी हैं, अपने तर्ज अमल के अंदर जमहूरी हैं। ये जमहूरियत है आपकी कि आप कहते हैं कि जी हम तो सियासतदानों से बात ही नहीं करेंगे, हम तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। ये कोई जमहूरी लीडर कर सकता है? तो लिहाजा आप लोग दहशतगर्द हैं। आप लोग पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाने वाले हैं, जिम्मेदार हैं आप। आपके खिलाफ एहतजाज होने चाहिए। पाकिस्तान के लोग आपका घेराव करेंगे आने वाले दिनों में। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में लोग आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। लोग कहेंगे, लोग अभी तो शऊर आने देना। वो है ना कि दुनिया को बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं हुसैन। तो जब लोग यहाँ पाकिस्तान के बेदार होंगे तो लोगों को पता चलेगा कि ये महंगाई का असल जिम्मेदार इमरान खान है। लोगों को पता चलेगा कि ये पीटीआई और उसकी पॉलिसीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया हुआ है। लोगों को बेदार तो होने दें जनाब। अभी तो आपकी हिप्नोटाइजिंग में है, अभी तो नौजवान नस्ल को आपने जहन साजी की हुई है। अभी तो उसमें भी बहुत हद तक हम कामयाब हुए हैं। बहुत से लोगों को आपके चेहरे जो हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं उनके सामने। अभी आने वाले दिनों में आप देखें आपके साथ क्या होता है। नुसरत भाई साहब, आप लास्ट आपके क्लोजिंग रिमार्क्स क्या होंगे इसके ऊपर, क्योंकि मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता। जो बिरसे साहब ने आपकी पार्टी के लिए, आपके लिए, आपकी तर्ज सियासत के लिए, रवैये ने, क्या कहेंगी? इनसे कहें हमारी सीटें वापस करें। फार्म 47 पे बैठे हुए हैं वहाँ पे बेईमान चोर। उसके बाद बातें करते हैं कि हम तकलीफकार हैं और अवाम हमारे खिलाफ निकलेगी। जिस तरह आप इनके खिलाफ, ये बाहर जाके खड़े तो हों। मरीम नवाज के मुंह पे कह रहा था वो आदमी कि हम बाहर जा नहीं सकते, हम सिर्फ वो मैयतों में जाते हैं, हम शादियों तक में नहीं जा सकते, हमें जूते पड़ते हैं लोगों से, हमारे ऊपर अंडे फेंके जाते हैं। क्योंकि आप बेईमान हैं, आप चोर हैं, आप तकलीफकार हैं। सारी महंगाई आप लोगों ने की है। IMF से पैसा लेके सारा का सारा बाहर भेजा जाता है। आपकी बिल्डिंगें ऐसे ही खड़ी हो जाती हैं इतनी बड़ी बड़ी। जो भी यहाँ से कभी पीपल्स पार्टी या नून लीग में जाता है तो 4 दिन में अमीर हो जाता है। क्या क्यों हो जाता है वो अमीर? क्यों उनके घर बन जाते हैं? क्यों उनके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं?
जो उससे पहले नहीं थी, जो साइकिल पे होते हैं और वो पता नहीं उनके पास क्या क्या कुछ आ जाता है। ये खामखा की बातें हमारे ऊपर आवाम जब आएगी ना, तो वो उसको देखने से पहले आप लोग मर चुके होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। क्या जवाब देंगे आप? रेस्पॉन्ड करेंगे कि मैं मैंडेट सिर्फ- चोरी करके बैठे हैं मैं आप सिर्फ भी? देखें, बात सुने 2 मिनट के लिए। इनकी नुसरत भाई साहब से तो बड़ी मासूम है, मैं तो कभी भी उन्हें पीटीआई का तो समझता ही नहीं हूँ, पता नहीं कैसे पीटीआई में चली गई। 2 मिनट के लिए हम समझ जाते हैं, समझ लेते हैं, या इनकी बात मान लेते हैं कि हम लोग चोर थे, हम डाकू थे, हम पाकिस्तान को लूट रहे थे। ये आए 4 साल किया, क्या किया? कोई पैसा हम तुम लम्हों तो निकाला? कोई पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतरी की? इन्होंने तो IMF के साथ मुआहदे किया आकर, यानी हमारे साथ। हम तो जेल में थे ना भाई, हमारे कायद जेल में थे, हम सब जेलों में थे, हमारे खिलाफ तो आप कार्रवाइयां करते थे। आप लोगों ने क्या किया? अगर हम वाकई चोर डाकू थे तो वो चोर डाकू पैसा लेके कहीं ना कहीं रखता है ना, आप ले आते। आप तो एक जगह से पैसे आए, रिकवर दूसरे मुल्क ने किए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो पाकिस्तान को मईशत को बहुत बड़ा बूस्ट दे सकते थे, वो भी आपने किसी के साथ अकाउंट में डाल दिए। आपकी तो यह हालत थी कि आपने बंद लिफाफे पे सिग्नेचर करवाए अपने वजीरों से। ये है आपकी कारकर्दगी। सही। क्या कहेंगी आप उज़मा साहिबा? उन्होंने कहा है कि चोरी के मैंडेट के ऊपर आप बैठे हुए। देखिए, चोरी के मैंडेट पे अगर बैठे हुए तो बैठे होते तो पहली मर्तबा सदर आसिफ अली जरदारी जो है सदर नहीं बने हैं, पहली मर्तबा नहीं बने हैं। खान साहब पहली मर्तबा वजीर आजम जरूर बने थे, ठीक है। और दूसरी बात देखें, जातियात पे और कहते हैं अपनी जातियात की सियासत करना अभी भी वक्त है, छोड़ दें, क्योंकि ये मुल्क है तो सियासत है, ये रियासत है तो हम हैं। तो फिसाद की सियासत को बंद करके डायलॉग की सियासत पे क्यों नहीं आते? आए ना, सियासी लोगों के तरीके यही होते हैं, डायलॉग की जाए, बात की जाए, टेबल सजाई जाए, कुछ आप कहें, कुछ हम कहें, कुछ आपकी माने, कुछ अपनी मनवाएं। ये है सियासत, ये है मुल्क की बका और हम अवाम की बका। बड़ी मेहरबानी बैरिस्टर साहब आपकी, नुसरत साहब आपकी, उज़मा साहिबा आपकी, नुसरत भाई साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू आपकी तरफ आ गया। जो हालात हैं आपके सामने हैं, हम तो रियासत के साथ हैं। जो रियासत की पॉलिसी है वही इस कौम की, मुल्क की पॉलिसी है। अफवाज पाकिस्तान हम हैं, अफवाज पाकिस्तान, ये उनके ऊपर हमला नहीं था, इस पाकिस्तान, इस रियासत, इस कौम के ऊपर हमला था। ये कौमी फौज है। कौमी फौज को अगर जब आप ललकारेंगे तो ज़रूर रियासत जो है ना उसके ऊपर रिएक्ट भी करेगी, फैसला भी करेगी और सज़ा भी देगी। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।